मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी MCO 5 की यूनिट 9 प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स। इससे पहले यूनिट में हमने देखा था कि बजट क्या होता है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, और इस यूनिट के अंदर आप देखेंगे कि अब उस बजट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा बजट आता है वो आता है सेल्स बजट। तो अगर सेल्स बजट की मैं बात करूँ कि सेल्स बजट होता क्या है, जब आपको एक सेल्स डिसाइड करनी होती है कि इस साल के लास्ट तक आप कितनी सेल्स करोगे, मतलब उसका फोरकास्ट करना ही आपका सेल्स बजट कहलाता है। सेल्स बजट सर्व्स एज द बेस फॉर द सेल्स बजट, मतलब सेल्स को फोरकास्ट करना ही आपका एक तरह से सेल्स बजट का बेस होता है कि इस साल के लास्ट तक आप कितनी सेल्स कर लोगे। जैसे इस साल होता है कि मैं कहता हूँ इस साल के लास्ट तक मैं 100 यूनिट की सेल्स करूँगा, तो मैंने अपना बजट डिसाइड कर दिया। मेरा सेल्स बजट कितना है इस साल का, 100 यूनिट मेरा सेल्स बजट हो गया। अब इसके हिसाब से ही मैं अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी करूँगा। द सेल्स बजट इज प्रिपेयर इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। अब आपका जो सेल्स बजट होता है वो हरदम क्वांटिटी के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, मैं 100 यूनिट की सेल्स करूँगा। क्या है 100 यूनिट? एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं 100 CR की सेल्स करूँगा, तो ये भी क्या है, क्वांटिटी है। मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में ही सेल्स बजट को प्रिपेयर किया जाता है। द सेल्स मैनेजर शुड बी मेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स बजट। अब आपका जो, क्योंकि सेल्स को कौन देखता है, आपका सेल्स मैनेजर, उसका वर्क क्या होता है कि आपकी सेल्स के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को बनाना, अपने प्लान्स को डेवलप करना, किस तरह अपनी सेल्स को बढ़ाना है, किस तरह प्रॉफिट को जनरेट करना है, ये सारा काम आपके सेल्स मैनेजर का होता है। तो सेल्स बजट को प्रिपेयर करने का भी पूरा का पूरा काम जो होता है आपके सेल्स मैनेजर का होता है। प्रॉपरली हमारा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेल्स मैनेजर हमारे सेल्स बजट की प्रिपरेशन और उसके एग्जीक्यूशन के लिए। जब आप सेल्स बजट को बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनके बाद ही आप एक अच्छा सेल्स बजट बना पाते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या फैक्टर देखना होता है कि सेल्समैन एस्टिमेट्स, कि हमें कितने सेल्समैन की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैंने ये तो कह दिया कि मेरे को 1000 यूनिट की सेल्स करनी है, लेकिन उन 1000 यूनिट्स को सेल्स करने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने सेल्स पर्सनस की रिक्वायरमेंट है, वो पता होना चाहिए। ऑर्डर्स इन हैंड, हमारे पास अभी करंट प्रेजेंटली कितने ऑर्डर हमारे पास आ रखे हैं उस प्रोडक्ट को सेल्स करने के, उसकी डिलीवरी के। पास्ट बिहेवियर क्या है उस प्रोडक्ट का, हो सकता है किसी सीज़न के अंदर जाकर वो प्रोडक्ट एकदम पीक पे पहुंच जाता हो, उसकी डिमांड बढ़ जाती हो, या किसी सीज़न के अंदर जाकर उसकी डिमांड घट जाती हो, तो हमें उसके पास्ट बिहेवियर को देखना पड़ता है। मैनेजमेंट पॉलिसीज़, कि मैनेजमेंट की कैसी पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट, रिगार्डिंग टू मार्केटिंग। सीजनल फ्लक्चुएशंस, कि सीजन्स कैसी है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं रेफ्रिजरेटर का कह रहा हूं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं AC का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मैं वहाँ देखूंगा कि जैसे ही सर्दियां आएंगी मेरी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें सीजनल फ्लक्चुएशंस को भी देखना होता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। अब हमारे पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है उस सेल्स को पूरा करने के लिए, हमारे प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, हम कितना प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं। हो सकता है कि मैं एक दिन के अंदर, जो मेरा प्लांट है, हो सकता है मेरे पास 1 प्लांट है और इसकी कैपेसिटी है एक दिन के अंदर सिर्फ 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की। अब मेरे पास एक मंथ का टाइम, और मैं कह दूं कि एक मंथ के अंदर मेरे को 100 यूनिट सेल्स करनी है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मंथ के अंदर जो मेरा प्लांट है वो सिर्फ 60 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो हमें देखना होता है कि हमारी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, हमारा पोटेंशियल क्या है मार्केट के अंदर, कि मार्केट कितना प्रोडक्ट परचेज कर सकती है। हो सकता है कोई पर्सन है, अगर आप किसी विलेज में जाते हैं और उसमें पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 10 लोगों की पॉपुलेशन है, तो आप मैक्सिमम, कोई अगर सिंगल यूज़ प्रोडक्ट है उस एरिया में आपको सेल करना है, तो सिर्फ आप उन 10 फैमिलीज़ को तो सेल कर पाओगे। ये तो है नहीं कि वो 10 फैमिली, एक फैमिली हो सकता है आपके 100 प्रोडक्ट को परचेज कर लेगी। हमें ये भी तो देखना होगा कि पोटेंशियल कितना है लोगों को, या लोगों का, या उस मार्केट का हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने का। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन, कि जो हमारा प्रोडक्ट है सेम वही प्रोडक्ट कोई और मार्केट में सेल्स कर रहा है, नहीं कर रहा, कितना कंपटीशन होगा जो कि हमारी सेल्स को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, की पोजीशन क्या है हमारे कॉम्पिटिटर की, हमसे बेटर है, हमसे पीछे है, या हमारे बराबर है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब आप सेल्स बजट को प्रिपेयर करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखकर ही आप एक एफिशिएंट सेल्स बजट को बना सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन देखें कि उसका प्रैक्टिकल पार्ट है
कि इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में है कि 2 सिटीज़ को ले रखा है, एक है आगरा, एक है मुंबई, और ये 2 तरह के टॉयज़ का प्रोडक्शन करते हैं। और उनका प्रोडक्शन कौन है, मैन्युफैक्चरर श्री रामू। श्री रामू मैन्युफैक्चरर है 2 तरह के टॉयज़ का। एक टॉय बनाते हैं वो राजा के नाम से, दूसरे बनाते हैं रानी के नाम से। और इनको कहाँ कहाँ सेल करते हैं, आगरा में सेल करते हैं और अपनी मुंबई मार्केट में सेल करते हैं। अब इनके बारे में इन्होंने अपना जो भी एग्जैक्ट डेटा था उसको इन्होंने दे रखा है। राजा, रानी, मतलब ये ऊपर वाले आपके मुंबई के आगरा के डेटा हैं और नीचे वाले आपके मुंबई के डेटा हैं। तो इन्होंने सेल्स बजट कितना डिसाइड किया था, इन्होंने सोचा था कि कम से कम आगरा के अंदर राजा की 400 यूनिट की सेल्स करेंगे 9 रुपये के हिसाब से, और रानी की कम से कम 300 यूनिट का सेल्स करेंगे 21 रुपये के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल सेल्स हुई कितनी, राजा कह सकते हैं राजा तो 500 यूनिट सेल्स हो गया 9 रुपये के हिसाब से, लेकिन जो रानी कि हमने 300 यूनिट डिसाइड करी थी वो सिर्फ 200 यूनिट सेल्स हो पाई 21 रुपये के हिसाब से। इसी तरह मुंबई में भी हुआ कि राजा को जो उन्होंने 600 यूनिट डिसाइड करी थी वो तो 700 सेल्स हो गई, लेकिन रानी की जो उन्होंने डिसाइड करी थी 500 यूनिट वो 400 यूनिट सेल्स हो पाई। तो अब इसको देख कर ही वो अपने नेक्स्ट ईयर का बजट डिसाइड करेंगे। अब वो देख रहे हैं कि राजा हम जितना डिसाइड कर रहे हैं उससे फालतू सेल हो रहा है उस प्राइस के ऊपर, लेकिन रानी हमने जितना सोचा था उससे कम सेल हो रहा है उसी प्राइस के ऊपर। तो अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि राजा पॉपुलर है और रानी पॉपुलर कम है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो जो राजा की वैल्यू है उसको तो 1 रुपये बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ अगर हम इसकी वैल्यू को 1 रुपये बढ़ा देंगे तो भी ये बराबर सेल होएगा। और उसके साथ ही साथ कहते हैं कि जो रानी की कॉस्टिंग है उसको 20 रुपये कर दिया जाए, क्योंकि उसकी सेल्स कम हो रही है। शायद सेल्स कम करने के बाद उसकी कॉस्टिंग या उसकी जो सेल्स है वो बढ़ जाए। इसके बाद और आपके क्वेश्चन में बताते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर करंट बजट। अब ये कुछ में कह सकते हैं कुछ एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या क्या करेंगे, ये कह रहे हैं जब आप नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करोगे तो इन बिहाफ पर ही आप बजट को प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले राजा की जो सेल्स को आपको बढ़ाना है 10% को बढ़ाना है आगरा के अंदर, और रानी की सेल्स को बढ़ाना है 20% आगरा के अंदर, मुंबई के अंदर 5% और 10%। और इसके साथ साथ कह रहे हैं इतना तो हम करेंगे बढ़ाएंगे सेल्स, और जब हम उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो कम से कम राजा की 60 यूनिट और रानी की 40 यूनिट बढ़ जाएगी आपके आगरा रीजन के अंदर, और मुंबई के अंदर 60 और 50 यूनिट। तो इसके बिहाफ पर हमें सेल्स बजट को प्रिपेयर करना होता है। तो आप देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है सेल्स बजट, ये आपका कौन सा पार्ट था, ये वो पार्ट था जो उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे रखा था। ये पार्ट गिवन था आपके पास। एक्चुअल सेल्स ये भी आपके पास एक तरह से कह सकते हैं गिवन थी। ये एग्जाम में आपको मतलब आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगी। अब हमें बनाना क्या होता है, बजट फॉर द फ्यूचर। तो सबसे पहले अब आप देखिए उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है राजा की सेल्स 10% बढ़ेगी, रानी की सेल्स 20% बढ़ेगी आगरा के अंदर। ठीक है, तो राजा की सेल्स कितनी थी, 400 थी, तो 400 का 10% कितना होता है 40। रानी की सेल्स 20% बढ़ेगी तो 300 का 20% होता है आपका 60। ये हो गया इतना। अब इसके बाद इन्होंने नीचे भी कहा था कि कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो एडिशनल इंप्रूवमेंट होनी है वो होनी है 60 यूनिट राजा की और 40 यूनिट्स रानी की। अब इसमें और ऐड कर दो आप कि 60 यूनिट्स यहाँ पर हमने राजा की ऐड कर दी और 40 यूनिट रानी की ऐड कर दी। अब कितना हो गया टोटल, ये 400 + 40 + 60, ये बन गया आपका 500 यूनिट। इसी तरह रानी जो आपकी थी 300 + 20% + 40, ये बन गया आपका 400। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो उसमें हम उसकी जो वैल्यू में +1 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी 9 रुपीज़ थी, तो हमने इसमें +1 ऐड कर दिया तो ये बन गई थी 10 रुपीज़। और रानी की जो कॉस्टिंग थी वो 21 रुपीज़ थी, लेकिन इस पर उन्होंने कहा था 1 रुपये माइनस कर हम इसको 20 में सेल्स करेंगे। तो ये आ गई आगरा के अंदर आपकी जो फ्यूचर बजट आपने डिसाइड करा है कि आप कितनी यूनिट सेल्स करोगे कितने रुपए के हिसाब से। सेम यही पैटर्न आप अपने मुंबई में भी अप्लाई करोगे, और इनके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको टोटल कर लेंगे कि आपकी
टोटल कितनी यूनिट सेल्स होंगी मुंबई और आगरा को मिलाकर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा है कि ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी सेल्स होती है पहले परसेंटेज ऐड कर दो। तो अगर मैं राजा की बात करूं, राजा की 400 यूनिट सेल्स हुई थी और रानी की 300 यूनिट सेल्स हुई थी, मतलब इनका जो कह सकते हैं प्रीवियस बजट था। तो उसके हिसाब से इन्होंने कहा इस पे तो इन्होंने 10% इम्प्रूव बढ़ा दिया। तो 400 में जब हमने 10% जोड़ा तो 440 हो गया, और इसके अंदर जब हमने इसकी एडिशनल सेल्स को जोड़ दिया 60 यूनिट को, तो ये तो बन गया था आपका 500 रुपीज़। उसी तरह जो हमने 300 के अंदर इसके 20% को जोड़ा, मतलब 360, और प्लस इस 40 को हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया था आपका 400 यूनिट। और इनके प्राइस को जैसे उन्होंने बता ही दिया है कि प्राइस के लिए राजा के प्राइस को एक बढ़ा दिया था और रानी के प्राइस को एक कम कर दिया था। तो ये आपका एग्जैक्ट बजट आता है फ्यूचर का सेल्स का। अब इसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन बजट। अब आपने सेल्स तो कर ली, सेल्स का आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन सेल्स के लिए आपके पास प्रोडक्ट तो तैयार होने चाहिए ना, तभी आप सेल्स कर पाओगे। सो द प्रोडक्शन बजट इज अ फोरकास्ट फॉर द प्रोडक्शन फॉर द बजट पीरियड। ये क्या होता है कि हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना प्रोडक्शन करना है अपने एक बजट पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर। इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन product wise with the scheduling of operations by day, week, month, and also a forecast for the closing finished product inventory। ये आपको ये भी एस्टिमेट करता है कि आपको टोटल कितना प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। उसके हिसाब से ये भी डिसाइड करते हैं कि कम से कम फिर हमें एक दिन में कितना प्रोडक्शन करना है, एक वीक में कितना प्रोडक्शन करना है, और एक मंथ में कितना प्रोडक्शन करना है। और जब भी हम एक सेल्स बजट को तैयार करते हैं तो ये बेस होता है हमारे सेल्स बजट का, कि जितना हमारे पास प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से ही हम अपनी जो सेल्स होती है उसको डिसाइड करेंगे। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका फैक्ट्री मैनेजर, क्योंकि सारा प्रोडक्शन कहाँ होता है? आपकी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो फैक्ट्री मैनेजर इसके लिए कह सकते हैं कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन के लिए, जो आपका प्रोडक्शन बजट होता है। इस बजट को आपके डिपार्टमेंट वाइज भी प्रिपेयर किया जाता है। अब हो सकता है जैसे कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको 3 या 4 स्टेज में प्रिपेयर किया जाता है, या ये भी हो सकता है कि एक कंपनी कई कैटेगरीज के अंदर अपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रही हो। तो हर डिपार्टमेंट के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए आपको एक अलग बजट प्रिपेयर करना होता है। और ये बजट भी किस में प्रिपेयर होता है? आपका क्वांटिटी टर्म्स के अंदर ही प्रिपेयर इसको किया जाता है। जब आप इस बजट को प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, फोकस करनी होती है इस प्रिपेयर बजट को बनाते टाइम? सबसे पहला इन्वेंट्री पॉलिसी। आपकी इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है? मतलब आप कितने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं अपने पास। एक लिमिट होती है कि हो सकता है हम जैसे जैसे सेल्स होती रहे हम प्रोडक्शन करते जाएं, या फिर हम सारा प्रोडक्शन एक बारी में कर फिर सेल्स करते रहें। क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद सेल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, सेल्स के हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। जैसी जैसी सेल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते जाएंगे प्रोडक्शन बजट के अंदर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्या हमारा जो प्रोडक्शन है पूरे साल एक ही स्पीड में बनता है, या उसकी स्पीड में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है? वो ये आपको देखना पड़ेगा। आपको अपने प्लांट की कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि आपका प्लांट एक दिन में कितने प्रोडक्ट को बना सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है प्रेजेंटली, और ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन की कम से कम कितना टाइम लगेगा आपको उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट को, या कह सकते हैं प्रोडक्शन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इसमें होता है कि यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू बजटेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को या यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड को कैलकुलेट करने का। हम जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2002। कोई एक कंपनी है वो अपने से बजट को सबमिट कर रही है, अपनी फिगर्स को सबमिट कर रही है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। तो कहते हैं कि जो जनवरी में सेल्स थी उनकी 50,000 थी, फेब में सेल्स 40,000,
मार्च में सेल्स 60,000। सेलिंग प्राइस इन तीनों की इन्होंने अपने दे दिए 10, 20 एंड 40 रुपीज़। इसके साथ ही साथ ये बताते हैं कि कितनी सेल्स इंक्रीज होएगी 2003 के पहले क्वार्टर में। तो प्रोडक्ट एक्स 20%, प्रोडक्ट वाई 10% और प्रोडक्ट जेड 10%। प्राइस में कितना डिफेक्ट होएगा? एक्स में नो चेंज, प्रोडक्ट वाई में 10% इंक्रीमेंट और प्रोडक्ट जेड में 25% इंक्रीमेंट। इसके साथ साथ इन्होंने अपना ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है कि कितना होएगा, मतलब इतना इनका स्टॉक होना चाहिए 50%, 50%, 50%। स्टॉक पोजीशन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च में इनके पास कितना स्टॉक होगा? 40,000, 50,000, 10,000। और उसके साथ साथ इन्होंने अपना वो भी दे दिया कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर जनवरी एंड फरवरी। अब इसके बिहाफ पर आपको 2003 के फर्स्ट क्वार्टर का आपको बजट प्रिपेयर करना है, सेल्स और प्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूं सेल्स बजट की, सबसे पहला मेरा क्या था? आप एक्स में अगर देखें तो यहाँ पर 50,000 यूनिट थी। किनका कितने की इंक्रीमेंट होनी थी सेल्स में? 20% की। तो जब मैं 50,000 के अंदर 20% ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 60,000। 40,000 के अंदर अगर मैं 20% ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है मेरा 48,000। और अगर मैं 60,000 के अंदर 20% ऐड करता हूँ सेल्स के अंदर तो ये मेरा बन जाता है 72,000। तो ये सेम वही वैल्यू है, 60,000 मेरी यूनिट एक्स की हो गई है। और अगर मैं फैब के अंदर देखूँ तो 48,000 हो गई है। और अगर मार्च के अंदर देखूँ तो मेरी 72,000 हो गई है। प्राइस वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं था, तो 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ और आपके 10 रुपीज़, तीनों को आप जब ऐड कर लोगे आपका टोटल बजट आ जाएगा सेल्स का। इसी तरह जब आप वाई को कैलकुलेट करेंगे तो वाई में क्या है? वाई के अंदर कह सकते हैं उनकी जो सेल्स की वैल्यू है वो तो इंक्रीज हो ही रही है, मतलब उनके जो प्राइस लेवल है वो भी चेंज हो रहा है। तो प्राइस को भी यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 रुपये था प्राइस, तो यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा? 22 रुपीज़। अब जब यहाँ पर 40 रुपये प्राइस था, 25% की इंक्रीमेंट होनी है यहाँ पर, तो ये प्राइस हो जाएगा 50 रुपये। तो बस इसी तरह आपको देख सकते हैं आपका जो प्राइस लेवल है 22 रुपीज़, 22 रुपीज़ एंड 22 रुपीज़। ये आपका प्रोडक्ट वाई था, प्रोडक्ट वाई। यस, इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज इन द सेल्स और सेल्स प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज़ और इंक्रीज इन सेल्स प्राइस 10 रुपीज़। तो भाई जब उनकी 22 के हिसाब से उनकी प्रोडक्शन थी 10% बढ़ा दिया है, तो तीनों प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 22 हो जाएगा। इसके बाद आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह अपना प्रोडक्शन बजट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि सेल्स बजट कितना था हमारे पास। तो जनवरी के अंदर 60,000 था। प्रोडक्ट एक्स की बात करेंगे यहाँ पर हम, किसकी? सिर्फ प्रोडक्ट एक्स के बारे में। वाई और जेड ये आप अपने लिए खुद से करना, खुद रिवाइज करना, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो एक्स के सबसे पहले मैं सेल्स बजट डिसाइड कर देता हूँ, लिख लेता हूँ जनवरी, फेब और मार्च। तो 60,000, 48,000 और 72,000 आया था मेरा सेल्स बजट प्रोडक्ट एक्स का। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना होता है। तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी एंड फरवरी परसेंटेज ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ सेल्स, मतलब 50% जो हमारा नेक्स्ट मंथ है उसकी सेल्स का 50% यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो फैब के अंदर कितना सेल्स हुई थी? 48,000। तो 48,000 का 50% 24,000, 72 का 50% 36,000। अब आप कहोगे ये 40,000 कहाँ से आया? क्योंकि इसके आगे के हमारे पास डेटा ही नहीं थे, हमारी सेल्स फोरकास्ट नहीं थी। तो इसके बारे में हमें यहाँ से डाटा मिल जाता है, स्टॉक पोजीशन ऑन 31 मार्च 2003। तो यहाँ से हमें इसका ये डेटा मिल गया 40,000 हमारे पास जो स्टॉक्स की क्लोजिंग स्टॉक था वो था 31 मार्च को। ये दोनों चीज़ हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ऐड करने के बाद हमें माइनस करना होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आएगा? ये भी इन्होंने दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2003 परसेंटेज ऑफ सेल्स 50,000, 50,000 एंड 50,000। ये भी सेल्स का 50,000 है जितने की उन्होंने सेल्स करी है। तो अगर हम इसकी जनवरी की सेल्स की बात करें 60,000 थी, तो 60,000 का हाफ 30,000, 48,000 का हाफ 24,000 और 72,000 का हाफ 36,000। इन तीनों को हम माइनस कर देंगे
इनके 84,000 में से 30,000 को माइनस करेंगे तो 54,000 आ जाएगी आपकी प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट एक्स का। फैब की बात करें तो 60,000 और अगर मार्च की बात करें तो 76,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है उसे मार्च में। अगर हम टोटल यूनिट्स का प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन बजट की बात करें फर्स्ट क्वार्टर्स की, तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है 1,90,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन की। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, किस तरह हम अपने प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर करते हैं। इसी के बिहाफ पर, इसी सेम पैटर्न पर आप वाई और जेड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए आपकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट मटेरियल की, आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एटलीस्ट हमारे पास कितना फाइनेंस होना चाहिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, उसके हिसाब से तो हम उसके प्राइस को डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट के। तो दिस budget is forecast of the cost of production which have been planned in the production budget। अब हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में हमने क्या देख लिया कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रोडक्शन को करने के लिए कितनी कॉस्ट हमारी आएगी, और इस बजट को भी क्वांटिटी के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है। द अमाउंट इज शोन इन द बजट। अब जो अमाउंट होता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो इस बजट के अंदर शो किया जाता है। अब जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को लगाया जाता है, किन को ऐड किया जाता है, लाइक आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सभी चीज़ें आपकी किसी भी प्रोडक्शन के अंदर होती हैं। इनको ऐड कर ही हम अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें यही डिसाइड करना होता है कि हमें मटेरियल की क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्योंकि अब पता लग गया हमें कि हमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए। तो अगर हमें 100 यूनिट बनानी है तो उसके हिसाब से हमें ओवरऑल कितना मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना टाइम चाहिए हमारे लेबर्स को उसको प्रिपेयर करने में, और एस्टिमेट्स कितनी आएगी उस मटेरियल की, उस लेबर की, और ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन के अंदर एक्सपेंस होते हैं। तो ये कुछ होता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जैसे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द 6 month of 2005 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स के बारे में किसी कंपनी ने, एबीसी कंपनी लिमिटेड ने अपनी 6 month की प्रोडक्शन डिटेल को आपको शेयर किया है। लाइक कि द फॉलोइंग यूनिट्स आर टू बी सोल्ड इन द फॉलोइंग डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। इतने यूनिट्स ही सेल करते हैं क्या करनी है। जनवरी में 2200 यूनिट, फैब में 2200, मार्च में 3400, अप्रैल में 3800, मई में 5000, 4600 एंड आपकी 4000। देयर विल बी वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। फिनिश्ड यूनिट्स आर इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ स्टॉक्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंक्लूडिंग दिसंबर 2004। बजट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द हाफ ईयर एंडिंग 31 जून आर। प्रोडक्शन यूनिट कितनी है 40 यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 5 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस 2 रुपीज़ एंड फैक्ट्री ओवरहेड appropriation rupees 1,60,000. You are required to prepare production budget and production cost budget for the 6 month of the year 2005। अब इसके अंदर आपको प्रोडक्शन बजट भी तैयार करना है और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को भी प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन बजट की कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो उन्होंने देखो आपको सेल्स दे रखी है, जैन की 2200, फैब की 2200, ये दोनों ऐड कर दी। अब क्लोजिंग स्टॉक के उन्होंने बारे में दे रखा है कि फिनिश स्टॉक्स आर द इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ स्टॉक। हर मंथ की जो सेल्स है उसका हाफ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होएगा। 22 का हाफ 1100, 37 का 1700, 38 का 1900, 5000 का 2500, 46 का 2300। अब आपका 2000 आ गया। इसके साथ ही साथ अब हमें माइनस करना होता है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, जितनी हमारी एस्टिमेट सेल्स थी उसका हाफ हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में माइनस कर देना है। 22 का 1100, 22 का 1100, 34 का 1700, 38 का 1900, 5000 का 25 और 46 का 2300। जब आप एस्टिमेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करोगे तो ये तो आ गया आपके टोटल यूनिट आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है। अब हमारे पास यूनिट्स आ गई, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया था कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है पर यूनिट के ऊपर 5 रुपये और डायरेक्ट वेजेस कितना है 2 रुपये। तो सबसे पहले हमारे पास 2100
22,100 यूनिट थी, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्टिंग निकालने के लिए। इसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट वेजेस कितना था, 2 रुपये पर यूनिट का था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 44,200 आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड का कितना खर्चा था हमारे पास। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था कि आपके पास 1,60,000 फैक्ट्री ओवरहेड था और कितनी प्रोडक्शन यूनिट थी आपकी, 40,000 यूनिट्स थी। तो ये 40,000 यूनिट्स के लिए था, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा एक यूनिट का। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ही हमने 22,100 को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर आ गया आपका 88,400 रुपीज़। तो ये आपकी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई इन यूनिट्स की। तो टोटल आपका आंसर क्या आएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2,43,100 और आपका प्रोडक्शन बजट आ जाएगा 22,100। तो ये आपका कंप्लीट था प्रोडक्शन बजट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रिपेयर करने का। अब इसके बाद आता है आपका मटेरियल बजट, कि कितना मटेरियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके प्रोडक्शन के अंदर लगेगा। अगर कोई मटेरियल डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में लग रहा है तो उसको तो हम इंक्लूड करते हैं मटेरियल बजट के अंदर, और अगर कोई मटेरियल इनडायरेक्टली हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो उसको हम किस में ऐड कर देते हैं, ओवरहेड बजट के अंदर। ये आपका एक अलग बजट आ जाता है, ओवरहेड बजट। इसके अंदर आप इनडायरेक्ट मटेरियल्स को इंक्लूड करते हैं। The material requirements are estimated on the basis of quantity of each class of product to be produced by multiplying the exact material requirement for each class of product by the number of units। तो इससे पहले हमने कितनी देखी, हमें कॉस्टिंग कितनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्ट कितनी यूनिट्स चाहिए उन गुड्स को, उन यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टारगेट सेल्स कितनी है, 1 लाख यूनिट्स एक्स की। ईच यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी। एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कमेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फिनिश गुड्स 20,000, मटेरियल है हमारे पास 24,000 और मटेरियल बी 30,000। डिजायरेबल क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए हमारे पास, फिनिश गुड्स 28,000, मटेरियल ए हमारे पास 26,000 और मटेरियल भी हमारे पास कम से कम 32,000। ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बिहाफ पर हमें हमारा मटेरियल बजट को प्रिपेयर करना है। अब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है सबसे पहले। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सेल्स करते हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यही कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा सेल्स कितनी है प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 28,000 प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक था और हमारा ओपनिंग स्टॉक 20,000। तो हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोड्यूस कितनी आ गई, 1,08,000 यूनिट्स आ गई। अब हमें मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, अब ये तो हमारे पास यूनिट्स आ गई, इतनी यूनिट्स हमें प्रिपेयर करनी है, प्रोडक्शन करनी है। अब एक यूनिट के लिए हमें मटेरियल एक्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 3 यूनिट और मटेरियल बी की 4 यूनिट। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों की यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें टोटल कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, यूनिट ए की, यूनिट बी की। बट हमारे पास कुछ यूनिट्स पहले से भी एडवांस में पड़ी थी जिनका यूज़ करेंगे, और कम से कम एक इन्होंने एक आइडियल रेशो बताया है, आइडियल यूनिट्स बताई हैं कि इतनी यूनिट्स आपके पास नेक्स्ट ईयर में एडवांस होनी चाहिए। तो अब इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कितनी यूनिट्स को प्रिपेयर करना है। हमें 1,08,000 यूनिट्स को प्रिपेयर करना है एग्जैक्टली। हमारे पास क्लोजिंग कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20,000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए या कितना होएगा, 28,000। ये सारी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। एग्जैक्ट आपकी कितनी अब प्रोडक्शन होगी, 1 लाख यूनिट्स आपकी एग्जैक्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए। ये तो आ गई आपकी मतलब प्रोडक्शन फॉर सेल्स। अब इसके मतलब मटेरियल ए और मटेरियल बी की बात करेंगे। मटेरियल ए हमें 3,24,000 यूनिट चाहिए था और मटेरियल बी 4,32,000। बट हमारे पास दोनों में कुछ ओपनिंग स्टॉक थे, उनको माइनस करेंगे क्योंकि जब हमारे पास ओपनिंग है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमें, हमारे पास उतना पहले से एडवांस हमारे पास स्टॉक पड़ा है। 24,000 और 30,000 इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये 3 लाख यूनिट आ जाएगा और ये 4,02,000 यूनिट। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमें क्लोजिंग में भी इतनी यूनिट्स हमारे पास होनी चाहिए, तो मतलब हमें एडिशनल यूनिट चाहिए कुछ, तो उन एडिशनल यूनिट्स को भी आप ऐड कर देंगे 26,000 एंड 32,000। तो जब आप इस कंप्लीट
कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके पास एग्जैक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आपको कितनी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये तरीका होता है आपका मटेरियल परचेज बजट को बनाने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपना ओपनिंग स्टॉक या यूनिट ऑफ प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आपके पास एग्जैक्ट यूनिट आ जाती है। उन यूनिट्स के साथ आप डायरेक्टली अपने मटेरियल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है कि आपको कितनी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आप अपना बजट प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब आपको जितनी यूनिट्स की प्रिपेयर है रिक्वायरमेंट है, उन यूनिट्स के हिसाब से आपके पास कितनी ओपनिंग स्टॉक है उसे ऐड कर लोगे, और आपको कितना क्लोजिंग स्टॉक चाहिए वो माइनस कर दोगे, एग्जैक्ट यूनिट्स आ जाएंगी। उसके बाद आप मटेरियल्स के अंदर कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दोगे, आपको कितना क्लोजिंग स्टॉक चाहिए उसको प्लस कर दोगे, और आपके एग्जैक्ट वैल्यूज एग्जैक्ट यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है आपका परचेज बजट, कि हमें कितना परचेज करना है, रॉ मटेरियल को किस क्वांटिटी में परचेज करना है उसके बारे में। तो परचेज बजट गिव्स द डिटेल ऑफ द मटेरियल परचेज टू बी मेड इन द बजट पीरियड। एक बजट पीरियड के अंदर हमें कितना परचेज करना है रॉ मटेरियल को, किसी गुड्स को, किसी भी चीज़ को। इट कोरिलेट्स द सेल्स फोरकास्ट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। ये किसको कोरिलेट्स करता है, हमारी सेल फोरकास्ट और प्रोडक्शन प्लानिंग को। इनके हिसाब से हमारा जो परचेज बजट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। इट डील्स विद द परचेजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लान्ड प्रोडक्शन। ये डील किससे करता है कि हमें प्रोडक्शन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है परचेज करने की, अपने रॉ मटेरियल्स को, अपने गुड्स को, अपने मटेरियल्स को, उनसे डील करता है। ये परचेज वुड बी बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड गुड्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ये इंक्लूड करता है अपने परचेज बजट के अंदर। जब आप परचेज बजट को बनाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक टू बी मेंटेन, कि आपको कितना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मिनिमम मेंटेन करना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक क्वांटिटीज टू बी मेंटेन, आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी रखनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल कितना है आपका, कि कितना ऑर्डर करोगे जब आपको प्रॉफिट होएगा, कम से कम प्राइस पर मिलेगा प्रोडक्ट। द रिसोर्सेज अवेलेबल, कितने रिसोर्स अवेलेबल है, क्या मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप एक परचेज बजट को डिसाइड करते हैं। किस तरह इसको बनाया जाता है, इसके अंदर हम बात करते हैं बजटेड कंजम्पशन क्वांटिटी, कितनी रिक्वायरमेंट है, प्लस रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यह आपका फॉर्मूला होता है परचेज बजट को प्रिपेयर करने का। इसके बाद आपका डायरेक्ट लेबर बजट आता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर आपके स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल्स, हर तरह के लेबर्स आ जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी मशीन्स आपकी, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायरेक्ट लेबर बजट के अंदर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं कि आपको टोटल कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बात करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें जो भी फिक्स असेट्स को प्रपोज करना है, परचेज करना है, एक्वायर करना है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी, इनके लिए आपके फ्यूचर में आपको कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैपेसिटीज़ है आपकी, आप कितना परचेज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एक पहले से हम तैयारी करके चलते कि हाँ हमें फ्यूचर में इन असेट्स को परचेज करना है, तो इतनी कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए एटलीस्ट। इसके साथ साथ कुछ और ओवरहेड हैं जो कि कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक आपका फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको बता दिया था, ये आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल को डील करता है। इनडायरेक्ट जो भी मटेरियल यूज़ होता है आपके प्रोडक्शन के अंदर वो सभी इसके अंदर आते हैं। कैश बजट की बात करेंगे कि जब आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, तो आपको अपनी कंपनी को चलाने के लिए आपके पास कितना कैश होना चाहिए, जिसके थ्रू कि आप अपने बिजनेस को, अपने फर्म्स को ईजिली फ्लोलेस चला सके। तो उसके हम देखते हैं कि हमें कितना कैश चाहिए हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और लास्ट होता है हमारा मास्टर बजट। इसके अंदर हम इन सभी बजट्स को एक कंपाइल कर एक सिंगल बजट बनाते हैं जो कि हमारे इन सभी बजट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मैन्युफैक्चरिंग बजट, कैश बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट। मतलब सारे बजट्स को मिलाकर एक सिंगल बजट प्रिपेयर किया जाता है, उससे हम कहते हैं मास्टर बजट। इसके बाद अब आता है आपका रिवीजन ऑफ बजट। अब रिवीजन क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने किसी लॉ को रिवाइज कर दिया, किसी कह सकते हैं आर्टिकल्स को रिवाइज कर दिया, अमेंड कर दिया। तो रिवाइज क्या होता है, कोई हमारे पास पुरानी चीज़ अवेलेबल है, उसमें कुछ इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से कुछ चेंजमेंट कर देना, तो वही होता है आपका रिवीजन ऑफ बजट। अब हमने एक बजट तैयार कर दिया, हो सकता है
1 अप्रैल के मैंने एक बजट तैयार करा, ठीक है, मैंने पूरे साल के लिए बजट तैयार कर दिया 365 डेज़ के लिए। अब हो सकता है जैसे 180 डेज़ पूरे हुए, इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो गया, मार्केट सिनेरियो बदल गया, कोई भी XYZ फैक्टर की वजह से, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया बजट नहीं बनाऊँगा, मैं अपने पुराने बजट के अंदर ही कुछ ना कुछ रिवीजन कर कर, कुछ चेंज कर कर उसी को आगे कंटिन्यू यूज़ करूँगा। क्योंकि एक नए बजट को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टिंग होता है, बहुत टाइम लगता है। सो वंस अ बजट इज फिक्स्ड इट शुड नॉट बी रिवाइज टू फ्रीक्वेंटली। जब एक बजट बन जाता है तो उसको बहुत जल्दी रिवाइज नहीं किया जाता जब तक कि वो अपने इंपॉर्टेंस को खो ना दे। नॉर्मली एक बजट को एक फिक्स पीरियड के लिए तैयार किया जाता है और जब तक हमारा वो फिक्स पीरियड होता है हम उसी बजट को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि आपका जो बिजनेस है एक डायनेमिक नेचर का है, आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हरदम चेंज होता रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो बजट हमने आज प्रिपेयर कर दिया वो लाइफ टाइम यूज़ होएगा। हो सकता है इन्वायरमेंट बदल जाए तो आपको उसके हिसाब से उसमें रिवीजन करने पड़ेंगे। तो बजट कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी सक्सेस के लिए। जब आप एक बजट को रिवाइज करते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है बजटिंग एरर। आपने अगर कोई भी काम करा, एरर हर किसी से हो सकता है। आपने कंप्लीट बजट को लास्ट में देखा कि कोई आपसे मिस्टेक हो गई, कोई एरर हो गया है, कोई ओमिशन हो गया है, तो उस ओमिशन को, उस एरर को डिटेक्ट कर कर उसको ठीक करने के लिए आप बजट को रिवाइज करते हैं। दूसरा होता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो गया है, लाइक प्रोडक्ट के जो आप रॉ मटेरियल ले रहे थे उसकी डिमांड मार्केट में कम ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, उसके प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गए, इन्फ्लेशन आ गया है, या आपकी जो वेजेस रेट थे वो इंक्रीज़ हो गई हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। मतलब एक परमानेंट चेंज आ जाए जो एक्सटर्नल फैक्टर जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, तो उस चीज़ के हिसाब से हम अपने बजट को चेंज कर देते हैं। या फिर कोई दूसरा होता है कि कोई कंटिजेंसी आ गई हमारे बिजनेस के अंदर, या यूँ कह सकते हैं कोई शॉर्ट टर्म चेंज आ जाता है, टेम्परेरी चेंज आ जाता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो कि हमारे प्रोडक्शन को, हमारे बजट को इफेक्ट करता है। लाइक फ्लड आ गया, हमारे कह सकते हैं जो भी वर्कर्स थे स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट्स हो गया, फ्लड आ गया, टाइकून्स आ गए, कह सकते हैं मतलब ऐसा कोई भी डिजास्टर आ जाए, कोई भी ऐसी कंटिजेंसी हो जाए जो कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। तो इस टेम्परेरी नेचर को भी चेंज करने के लिए, इसको फेस करने के लिए हमें अपने बजट्स को रिवाइज करना होता है। ये कुछ आपका क्वेश्चन है कि आप किस तरह बजट को रिवाइज करते हैं। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि आप कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट A एंड B एंड बजट ऑफ 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर 2003। इट गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट वेजेस क्या है, वेरिएबल क्या है, फिक्स ओवरहेड और आपकी सेलिंग प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि डायरेक्टर क्या चेंज करता है, रिवाइज करता है। वो कहता है कि हम जो 8,000 यूनिट्स की सेल्स कर रहे थे और जो 12,000 यूनिट्स की सेल्स कर रहे थे उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और इसके साथ ही साथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस 40 इन केस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड 30 इन केस ऑफ बी प्रोडक्ट। इसके साथ ही साथ कहता है इनकी जो सेल्स प्राइस होगी कितनी होगी, कितनी सेलिंग प्राइस कितनी थी इसकी, 38 थी ना, तो इसको ये कर देता है 40 रुपीज़ और 27 को कर देता है 30 रुपीज़। तो इसके हिसाब से अब आपको अपने बजट को प्रिपेयर करना है। तो कैसे होगा, अब सबसे पहले इनकी सेल्स यूनिट हमें पता होनी चाहिए। इनकी कितनी यूनिट्स थी, पहले 12 थी और 18 थी। तो हमारे पास हमारा जो ओरिजिनल बजट था हमने वो दिखा दिया कि 12,000, 8,000। हमने रिवाइज जो करा है, अब रिवाइज के अंदर हमने ए को 8 कर दिया है, बी को 12 कर दिया है। अब जो हमने सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी थी। अब रॉ मटेरियल की बात करें 15, 8, 4, 12, ये सारी आपकी किसकी वैल्यू थी, रॉ मटेरियल्स की, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की। तो इनमें तो कोई चेंजमेंट किया नहीं गया है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी डायरेक्टली इन यूनिट से मल्टीप्लाई कर कर उसको एग्जैक्टली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल फिक्स ओवरहेड, यहाँ पर ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब बात करेंगे इनकी सेल्स की, कि सेल्स में हमने पहले बात करी थी कि पहले जो इनकी सेल्स कर रहे थे टोटल यूनिट्स को वो 38 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर रहे थे, लेकिन अब कितने के हिसाब से करेंगे, 40 के हिसाब से करेंगे। तो ये 40 के हिसाब से सेल्स करी इन्होंने, और यहाँ पर ये इन्होंने कितने के हिसाब से कर रहे हैं, ये करें 30 के हिसाब से, 30 रुपीज़ के हिसाब से। और ये इनकी पुरानी सेल्स थी कितने के हिसाब से, ये 38 और 27। तो यहाँ पर ये 38 और 27 के हिसाब से सेल्स कर रहे थे। तो जब अगर ये 38 के हिसाब से सेल्स कर रहे थे तो 4,56,000 सेल्स हो रही थी रुपीज़ की,
और यहाँ पर 3,20,000 सेल्स हुई और यहाँ पर इनकी सेल्स इतनी हुई। लेकिन जब हमने देखा कि टोटल ये तो हमारा वो पार्ट आ गया कि कितने की हम सेल्स कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रोडक्शन भी तो देखनी है क्योंकि हमने यूनिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। अब ए की जो कॉस्टिंग आई है वो 3,20,000 आई है और पहले ए की कॉस्टिंग कितनी थी 4,68,000। बी की कॉस्टिंग कितनी आई है 3,00,000 रुपीज़ आई है, पहले थी 4,50,000। टोटल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो पहले हमारे पास कॉस्टिंग 6,12,000 अब आई है, कह सकते हैं अब जो आई है 6,12,000 और पहले एक कॉस्टिंग हमारे पास 9,18,000। तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर कि हमने जो रिवीजन करा है इस रिवीजन को करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट मिला भी या नहीं मिला। तो हम देखते हैं पार्ट मतलब ए माइनस बी, मतलब हमारी जो सेल्स हुई है सेल्स के अंदर से माइनस कर देंगे हम अपनी टोटल कॉस्ट। तो हमारी सेल्स कितनी थी 3,20,000 की और हमारी कॉस्ट कितनी थी 3,20,000। तो यहाँ पर 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह इसके अंदर हमारी जो सेल्स थी 3,60,000 की और हमारी कॉस्ट थी 3,00,000 की, तो यहाँ पर हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 68,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल बजट था जिसकी वजह से हमें रिवाइज करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर हमें लॉस हो रहा था। हमें ए में लॉस हो रहा था 12,000 का, बी में सिर्फ 36,000 का प्रॉफिट हो रहा था और ओवरऑल कैलकुलेट कर हमें सिर्फ 24,000 का प्रॉफिट हो रहा था। वहाँ पर हमने उस बजट को रिवाइज करा, अब हमें वहाँ पर 24 की जगह 68,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह की चीज़ों को अपनी कुछ मिस्टेक्स को, लॉस को कवर करने के लिए, कुछ मिस्टेक्स को, एरर्स को कंप्लीट करने के लिए बजट को रिवाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका बजट रिपोर्ट। अब बजट रिपोर्ट आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो स्कूल के लास्ट में उसे एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, मतलब वो उसकी कंप्लीट प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि उसने पूरे साल क्या करा है। तो उसी तरह आपका एक बजट रिपोर्ट होता है, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको, एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड कर देता है कि आपने कितना बजट किस डिपार्टमेंट का अलॉट किया है, किसका क्या बजट प्लान है, किसका नहीं, आपने सेल्स के लिए क्या डिसाइड किया है, आपके प्रोडक्शन के लिए क्या डिसाइड किया है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, आपने रिवाइज किया है नहीं किया है, मतलब हर चीज़ आपके बजट कंट्रोल की और बजट की उसको शो करते हैं हम बजट रिपोर्ट के अंदर। सो प्रॉपर रिपोर्टिंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल। The management must be regularly informed about the result of various functions that follow actions can be taken without loss of time। और बजट रिपोर्ट के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजमेंट को किसी डिपार्टमेंट कोई आप डेविएशन आ रही है, आपने डिसाइड किया था 1 लाख यूनिट का और आपकी सिर्फ 8,000 या 80,000 यूनिट सेल्स हो रही है, तो डेविएशन आ रहा है उसके बारे में उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना होता है आपको, जिसके थ्रू कि वो उसके बारे में जो भी पॉजिटिव स्टेप्स हैं, उसको करेक्टिव प्लान्स हैं, उनको ले सकें टाइम पर। इनको टाइम के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। हो सकता है आपकी जो बजट रिपोर्ट है वो 6 मंथ की प्रिपेयर की गई हो, 1 ईयर की प्रिपेयर करी गई हो या 3 मंथ्स की प्रिपेयर करी गई हो। सो द बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बजट रिपोर्ट्स। अब आपकी जो बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट्स होती है उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बजट रिपोर्ट। जैसे हमारी बजट रिपोर्ट्स आएगी हम देखेंगे कि हमारे पास कैसा बजट चल रहा है, क्या मिस्टेक्स है उसके अंदर, क्या रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट है, उसके हिसाब से हम अपनी जो बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट होती है उसको बनाते रहते हैं। अब इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जब आप किसी भी बजट को प्रिपेयर करते हैं तो आपकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, जिसके थ्रू कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही डिसीजन ले सकें। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बजट को प्रिपेयर करना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, XY मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने डिपार्टमेंट की कंप्लीट डिटेल्स के साथ एक बजट रिपोर्ट को प्रिपेयर करें, जिसके थ्रू कि टॉप मैनेजमेंट अपने करेक्टिव एक्शंस को ले सके। तो ये होता है आपका बजट रिपोर्ट। तो ये आपकी यूनिट खत्म होती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह इनको देखा जाता है। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।